पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। कई दिनों के बाद आज हम और अजीत द्विवेदी जी, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, फिर से साथ हैं। देखिए, हुआ ऐसा कि मैं जम्मू कश्मीर गया था। उसी दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और मैं पहुंचा था माता वैष्णो देवी के दर्शन को। इसके बाद मुझे कश्मीर जाना था, पटनी टॉप की बुकिंग थी, लेकिन दर्शन के बाद कहीं आगे नहीं जा पाया, इच्छा होने के बाद भी। और पहलगाम, जिसने पूरे देश को दहला दिया, पूरा देश आतंकित है पाकिस्तान के आतंकियों की इस कारस्तानी से। और जो हमने महसूस किया, जम्मू कश्मीर में महसूस किया, जब खबर आई, जब हम कटरा में थे, वहां के लोगों ने कहा कि ऐसा आतंकी हमला पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर के आतंकियों से मिली भगत करके पर्यटकों को निशाना बनाया, जबकि कश्मीर पर्यटकों के लिए ही जाना जाता है और सब कुछ पर्यटक ही हैं और पर्यटन ही है। इसके बाद देश की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, यह हम और आप समझ सकते हैं। और हम फिर यहाँ कहना चाहते हैं, मैं यह नहीं मानता कि सारे मुसलमान आतंकी हैं या वे आतंकियों के पैरोकार हैं। पहलगाम की ही बात कर ले, 28 लोग मारे गए हैं। यह संख्या, यह आंकड़ा सैकड़ों पार कर सकता था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने जब वहां फायरिंग शुरू हुई, तो हजारों की संख्या में जो पर्यटक थे वहां, उन्हें अपने घरों में शरण लिया और उनकी जान बचाई। लेकिन हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं जो आतंकियों से मिले हुए हैं। और देखिए, इसके बाद बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगा। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और देश भी चाहता है कि आतंकियों को सजा मिले, लेकिन आतंकियों को सजा मिले, इसके साथ ही और कई बातें चल रही हैं, राजनीति भी हो रही है। कहा गया कि देखो अब देश में क्या हो रहा है, जात नहीं धर्म पूछकर मारा जा रहा है। जैसे ही जात और धर्म की बात शुरू होती है, सियासत शुरू हो जाती है और चुनाव प्रभावित होने लगते हैं। तो पहलगाम के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्शन क्या होता है? क्योंकि देखिए, सुरक्षा में चूक है, पता नहीं कहां इंटेलिजेंस इनपुट गायब था, ये सारी बातें हैं। लेकिन अब पूरे देश में जब पहलगाम के हमले को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है, तो सबसे पहला चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में ही होगा। और 24 अप्रैल को शंखनाद करने नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन माहौल ही बदल गया था। बहुत कुछ उन्हें कहना था, लेकिन वे कह नहीं पाए और बिहार की सभा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोले, ताकि दुनिया भर को संदेशा जा सके। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संदेश देंगे और ऐसा संदेश देंगे जो आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब हम बिहार की खबर ले रहे हैं, तो पता यह चल रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद बिहार का चुनावी समीकरण, सी वोटर का सर्वे भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कौन आगे और कौन पीछे चल रहे थे। तो पहलगाम का आतंकी हमला वोटों के ध्रुवीकरण का एक कोण बनेगा, बड़ा कोण बनेगा। और यह कहा जाने लगा है कि नहीं, सजा दो, सजा दो, सजा दो। लेकिन सजा किसे दो? सजा आतंकियों को दो, आम मुसलमानों का क्या कसूर है? हाँ, जो उन आतंकियों से हमदर्दी रखते हैं, वे भी माफी के काबिल नहीं है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद यह कहा जाने लगा है कि बिहार का चुनाव एनडीए के लिए और आसान हो गया है, वह और बड़ी जीत की ओर बढ़ सकते हैं। कितनी बड़ी जीत? पहले से ही तय कर रखा गया है, 2025 मतलब 225। तो क्या 225? पहले तो हम यह कहते रहे कि यह असंभव सा लक्ष्य है, लेकिन जात नहीं धर्म पूछकर मारा जा रहा है। यह जो नया नारा है, यह सबसे प्रचलित नारा हो सकता है चुनाव का। और इसमें उनके वोट बैंक, जिनके पास माई का वोट बैंक है, उनकी सेहत गड़बड़ हो सकती है। देखिए, राजनीतिक भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी मुसलमानों के लिए मुश्किल होगी यदि बिहार विधानसभा के चुनाव के बढ़ते हुए संकेत को हम देखेंगे। अररिया और किशनगंज जैसे इलाकों को छोड़ दें, तो बाकी हिस्सों में जो मुसलमान उम्मीदवार होंगे, हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं
जेडीयू से भी कम उम्मीद करें, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से, विशेषकर आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से मुसलमान उम्मीदवारों की परेशानियां बढ़ सकती है। तो पूरे परिदृश्य पर आज हम चर्चा करेंगे कि पहलगाम अटैक के बाद अब देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अभी तो पानी ही बंद किया गया है, लेकिन आतंकियों की जिंदगी जब तक खत्म न होगी तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। तो बिहार विधानसभा का चुनाव, पहलगाम का आतंकी हमला किस तरीके से बदल सकता है? अजीत द्विवेदी जी, अब आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई बहुत सारे पहलू हैं। आपने तमाम जी, पहलुओं की तरफ इशारा कर दिया। अब हम लोग उसकी व्याख्या, उस पर हम लोग बात करेंगे एक एक जी, करके। जैसे एक तो किसको सजा दी जाए, इसके कई जी, पहलू हैं। किसको सजा दी जाए, कैसे सजा दी जाए, इसके कई पहलू हैं। बिहार के चुनाव पर उसका क्या असर होगा, इसके कई पहलू हैं। राजनीतिक जी, दलों की राजनीति कैसे, जो जो पार्टियां हैं उनकी राजनीति कैसे अलग करवट लेगी, उसके भी कई पहलू हैं। हम लोग पहले जी, यहीं से शुरू करें, जो आपने सबसे पहले कहा कि अब जाति नहीं धर्म की बात हो रही है, धन क्योंकि जी, वो सबसे कोर बिंदु हो गया, सबसे मुख्य बिंदु हो गया है इस पूरे घटनाक्रम का। और बिल्कुल, ये एक नैरेटिव बना पहले दिन से। हम लोगों ने देखा जिस दिन ये खबर आई, और आप देखिएगा देर सवेर इसके वीडियो भी आएंगे, क्योंकि ये खबर जी, है कि वो जो 5 आतंकवादी थे जिन लोगों ने हत्या की, लोगों का नरसंहार किया, उन्होंने बॉडी कैम पहने हुए थे, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। और ये जो तमाम स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं दुनिया के, वो अब मान रहे हैं कि ये लश्कर का बड़ा ट्रेडमार्क हो गया है, लश्कर ए तैयबा का, कि उसके आतंकवादी अब बॉडी कैम पहने रहते हैं और उससे जो वीडियो जी, बनाते हैं उसका इस्तेमाल अपना नैरेटिव क्रिएट करने के लिए करते हैं वो लोग। तो उन्होंने बिल्कुल, वीडियो बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियो लीक होता है, कहीं से ये वीडियो आता है कि वो लोग धर्म पूछ करके मार रहे थे, अभी तो उन्होंने कहा ये कई सुनी बातें हो रही हैं। कई जो सर्वाइवर्स जी, हैं उन लोगों ने कहा कि धर्म पूछा गया। और अगर वीडियो जाते हैं, फिर आप कल्पना करिए कि उसका क्या असर होगा अगर वो वीडियो दिखाए जाते हैं, या किसी के दिमाग में जी, भी ये बात आ जाए कि हम एआई से ऐसा वीडियो जनरेट करें, आतंकवादी पूछ रहे हैं धर्म और उसके बाद गोली मार रहे हैं, तो ये इसका बड़ा एक अलग ही डायनेमिक्स पर चला जाएगा, अलग ही चुनाव में अलग ही एक मोड़ पर चला जाएगा। लेकिन ये धर्म बिल्कुल, की बात जैसे ही आई, तमाम जो हिंदू जो राइट विंग के थिंकर्स हैं, राइट विंग के जो भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल से ये बात चलने लगी। और जो आरएसएस जी, से जुड़ा हुआ, आरएसएस का मुखपत्र है पांचजन्य के का जो एक्स अकाउंट है, उसके हैंडल से ये ट्वीट हुआ, मतलब एक्स पोस्ट हुआ कि उन्होंने बिल्कुल, धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। तो ये अपने जी, आप में बड़ी बात है कि एक नैरेटिव बिल्डअप ये एक फैक्ट के इर्द गिर्द बन रहा है, लेकिन उन्होंने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो इसका मतलब कि जो लोग जाति कर रहे हैं वो जाति छोड़ें और धर्म पर आए। तो ये अपने आप बिल्कुल, में एक बड़ा राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने वाला है। और अगर इसको आप पीछे के 1 साल के घटनाक्रम से देखें कि पिछले चुनाव के समय इंडिया ब्लॉक जो सफलता है, वो सफलता किस चीज पर है? वो जी, सफलता जाति की राजनीति पर है कि बिल्कुल, जाति की गणना कराओ, आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, संविधान बचाओ। इन सब चीजों पर चुनाव लड़ा गया था, और इसका नतीजा ये हुआ था कि धर्म का जो सबसे बड़ा एजेंडा था, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी काम नहीं कर सका और जाति महत्वपूर्ण हो गई। अब उसी जाति के ऊपर फिर से धर्म के हावी होने की बात है, चूंकि ये धर्म पूछ करके हत्या की गई है। अब ये खबरें हैं बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी, और ये परफेक्ट खबर है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मिलावट है। कि विधान अधिकारी जो थे, फ्लोरिडा में रहते हैं और मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए भारत के व्यक्ति हैं, उनको कलमा पढ़ने को कहा गया और वो नहीं पढ़ सके, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं। उनका वाक्य पूरा होता उसके पहले गोली मार दी गई। लेकिन वहीं जी, देवाशीष भट्टाचार्य हैं जो असम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनकी जान बच गई, उनको गोली नहीं मारी गई। बिल्कुल, तो ये दोनों बिल्कुल, खबरें हैं, ये इस तरह की बातें हैं। और इनसे इनसे क्या हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, जो आपने भी कहा, हम भी जिस बात को मानते हैं, और ये इस बात को दूसरे तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने एक समय कहा था कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी जी, मुसलमान होते हैं। तो ये अदर वे बिल्कुल, राउंड सही है, वो उस बात को अब स्टैब्लिश किया जाएगा। जो लोग कहते थे, या हम लोग भी ये बात कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जी, अब तो यहाँ एक जीना सा पर्दा था, वो पर्दा हट गया। अब तो धर्म बताया गया। धर्म पूछ करके आपने बिल्कुल, मारा, लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा, नहीं पढ़ सके तो आपने हत्या कर दी। तो ये एक बड़ा जी, इश्यू हो जाएगा, बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया। और आपने जैसा कहा कि बिहार पहला चुनाव है, पहली राजनीतिक परीक्षा इस मुद्दे की होनी है, वो बिहार में होनी है। जाति के लिए सबसे बदनाम या सबसे ज्यादा मशहूर, दोनों बातें कह सकते हैं, बदनाम भी और मशहूर भी, वो बिहार है, जहां सबसे ज्यादा जाति की राजनीति की चर्चा होती है। बिल्कुल, जाति देश जी, के हर राज्य में है, हर राज्य में जाति के आधार पर राजनीति होती है, हुँ, लेकिन बिहार ज्यादा बदनाम है।
उस राज्य में हर पार्टी जहां जाति का समीकरण बैठाने में लगी है, कोई यादव मुसलमान के साथ मल्लाह जोड़ रहा है, राम जोड़ रहा है, उसमें सवर्ण जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने वैश्य के साथ सवर्ण और अति पिछड़ा महादलित जोड़ रहा है, उन सब के समीकरण पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब जाति जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब धर्म जी का बिल्कुल एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। अगले 6 महीने तक इसमें क्या होगा, कितना ऊपर नीचे होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए धर्म का मुद्दा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया पहलगाम की घटना के बाद। एक तो ये पहलू है, लेकिन एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो वहां दूसरी बात है जो आपने कही कि अब कार्रवाई क्या होगी, इसलिए कार्रवाई हम अभी कर रहे हैं क्योंकि अगले 6 महीने तक बिहार चुनाव का नैरेटिव बिल्ट होगा, बिहार चुनाव का माहौल बनेगा अगले 6 महीने तक। 6 महीने में चुनाव होने और इन 6 महीनों में ही कोई कार्रवाई भी होनी है, तो ये कार्रवाई जो होगी उसको रिलेट किया जाएगा बिहार से, और बिहार के हर सभा में, बिहार की हर चुनावी सभा में इस बात का जिक्र किया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई का जिक्र होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री आए, इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा नहीं रद्द हुआ बिहार का, उनका कानपुर का दौरा रद्द हो गया। 24 तारीख को उनको कानपुर में भी उनकी रैली होनी थी और मेट्रो के सेकंड फेज का उनको उद्घाटन करना था, 20,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करना था, लेकिन वो कानपुर नहीं गए। कहा गया कि शुभम द्विवेदी की हत्या हुई है वहां, लेकिन जहां आप गए वहां के भी तो एक बिहार के लाल की भी तो हत्या हुई थी, मनीष रंजन की, लेकिन प्रधानमंत्री कानपुर नहीं गए, बिहार गए, और बिहार से उन्होंने अंग्रेजी में मैसेज दिया ताकि पूरी दुनिया सुने। आतंकवादियों को कहा कि उनकी जो भी बची खुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम अब करना है, और उनको ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी सजा दी जाएगी ज्ञानेश्वर जी, उस सजा का चित्र बिहार की हर सभा में होगा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा था और जो कहा था बिहार में वो कर दिया। तो ये जितनी बार जो भी कार्रवाई होगी उसका जितनी बार जिक्र किया जाएगा उतनी बार पोलराइज करने की बात होगी। अब इसमें दूसरी बात, जो हम पहले धर्म की बात हम लोग कह रहे थे, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट अगर करें हम लोग ज्ञानेश्वर जी, देखिए बिहार में धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं चलता है। धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर भारत बिहार में ध्रुवीकरण नहीं होता, जैसा उत्तर प्रदेश में हो जाता है या जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात में होता है, बिहार में नहीं होता है। लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर हो जाएगा। राष्ट्रवाद के नाम पर 2019 का विधानसभा चुनाव हम लोगों ने देखा कैसे जो है सारी सीटें, लगभग सारी सीटें चली गई। खाता नहीं खुला, इन लोगों का आरजेडी का खाता नहीं खुला, सिर्फ एक सीट मिली किशनगंज की। वो राष्ट्रवाद का उफान था, पुलवामा का उफान था। अब पुलवामा के बाद पहलगाम का उफान होगा। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इन मुद्दों पर अगर चुनाव जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण जो है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो छोड़ दें, लेकिन अगर राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण की बात होती है तो फिर वो एक बड़ा मामला हो जाता है, धर्म से भी बड़ा मामला बन जाता है। और आज ही सुना हमने, पीयूष गोयल कह रहे थे कि 140 करोड़ लोग अगर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना में नहीं आएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो उन्होंने लोगों को राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया है, तो ये सवाल उठेगा राष्ट्रवाद को लेकर के, देशभक्ति को। धार्मिक धर्म का मुद्दा उसमें अंतर्निहित होगा, ऊपर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात कही जाएगी और पोलराइज करने की कोशिश होगी ज्ञानेश्वर जी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अंतर्निहित, और देखिए ऐसी दलीलें दी जा रही है। जब मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन कर कटरा लौटा था तो बिहार के बहुत लोग, सारे लोग रहते हैं, मिलने चले आते हैं। अब वो कह रहे थे, देखिए मुसलमानों की बात चल रही, उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमान आपको अपने यहाँ, मतलब हिंदुओं को अपने यहाँ चिकन मटन जरूर खिलाएंगे, और मतलब इतना दबाव बनाएंगे कि आप खाएं। यह नहीं कि कोई मिलावट है, बिल्कुल शुद्धता है, लेकिन जब आप अपने घर, मतलब हिंदू अपने घर किसी मुसलमान को कहेगा कि आप मेरे घर चिकन मटन खा लो, तो वह नहीं खाएगा। तो अब इस तरीके से भी परसेप्शन और नैरेटिव की देखिए कितना बैर है या कितने प्रकार की समस्याएं हैं, यह भी बताने की कोशिश की जा रही, और यह बात तो आम लोगों के घर घर तक पहुंचाई जाएगी और जनमानस में और मानस पटल पर यह किस तरीके से छाएगा, यह देखने की बात होगी। नहीं, ये तो अभी फैलाया जाने लगा, और इस तरह के कितने ही नैरेटिव बनेंगे जो अभी एक कहानी सुनाई, मतलब एक उनके रहन सहन और उनके खान पान का। अब ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनने जा रहा है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग चूंकि पहलगाम की और बिहार चुनाव पर उसके असर की बात कर रहे हैं, तो पहलगाम की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम लोग जनरल आसिम मुनीर की बात का जिक्र नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये राग छेड़ा। सबसे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया, जो प्रवासी पाकिस्तानी है, जैसे हम लोग के प्रवासी भारतीय आते हैं उस तरह से पाकिस्तानी, जो प्रवासी पाकिस्तानियों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया। 2 राष्ट्र के सिद्धांत को उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने, मतलब मुसलमानों के पूर्वजों ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को अपनाया था,
और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे हमारा खाना खाना पीना अलग है, जिसका भी आपने जिक्र किया, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी आकांक्षाएं अलग है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी आकांक्षाएं अलग है। और ये आकांक्षा, हालांकि उनकी टू नेशन की थ्योरी ज्ञानेश्वर जी आजादी के 25 साल के बाद ही फ्लॉप हो गई, 25 साल के बाद ही फेल हो गई, जब बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों ने अपने को अलग कर लिया, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो जब बांग्ला बोलने वाला ही मुसलमान तुम्हारे पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ रहने को तैयार नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र क्या बात कर रहे हो? मुसलमान में ही दो राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र की बात तो फेल हो चुकी है। और हम लोग इस बात को मानते हैं, जब देश का विभाजन हुआ तो 45% मुसलमान यही रह गए थे, और आज भी इस देश में हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, और इसके बावजूद सब लोग साथ में रह रहे हैं। और कभी हिंदुस्तान के मुसलमान के उस की देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं उठाया जाता। कभी हिंदुस्तान का इक्का दुक्का मुसलमान छोड़ दीजिए तो कोई ISI इसमें शामिल होने नहीं गया है। तो हम अपने मुसलमान पर संदेह नहीं करते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने संदेह का बीज बोया, मुसलमानों से कहा कि उन्होंने हम टू नेशन थ्योरी कही, और उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद ही यह घटना जिसमें धर्म पूछ करके हत्या की गई। तो ये बातें भी आएंगी। आसिम मुनीर की दो राष्ट्र का सिद्धांत की बात बहुत खतरनाक बात उन्होंने कही है, और ये कहा कि हमारे गले की नस है, और हम कश्मीर, भाई तुम्हारे गले की नस कश्मीर कैसे हो गई? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग है, तो हमारी चीज तुम्हारे गले की नस कैसे बन सकती है? लेकिन उन्होंने वैमनस्य का बीज बोने की कोशिश की, उन्होंने दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कश्मीर में किया कि ये कोशिश हमारे समाज को बांटने की थी, लेकिन हम लोग नहीं बटे, हम लोग एकजुट रहे। और हम लोगों ने देखा कि उसके बाद पहला जुमा हुआ, और तमाम मस्जिदों की सीढ़ियों पर प्रदर्शन हुए, लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने काली पट्टी बांध करके मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और अपनी एकजुटता दिखाई हिंदुस्तान के लोगों के साथ। तो समाज के देखिए अजीत जी, हम तो देखिए मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाओं की खबरें आ रही है, हम तो इसकी भी निंदा करते हैं। देखिए यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो देश के मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं और भारत में आस्था रखते हैं, उन्हें मत छेड़िए, उन्हें मत जलील कीजिए, आतंकियों को सजा दीजिए। आतंकी यदि आपके आसपास हैं तो कानून के हवाले कीजिए, लेकिन आम मुसलमान जो आपका पड़ोसी रहा है, जो आपके सुख दुख का साथी रहा है, उसे तंग और जलील तो मत कीजिए। एकदम ठीक बात कही आपने, उनको सजा दीजिए, और सरकार से भी यही अपील करिए कि आतंकवादियों को सजा दीजिए, जो परपेट्रेटर हैं उनको सजा करिए, जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, उनको सजा दीजिए। आप पाकिस्तान को सजा दीजिए। पाकिस्तान के साथ क्या हमको पता है कि पाकिस्तान कर रहा है, सारे लोगों को पता है। तभी जम्मू कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान के प्रति ऐसी नफरत पहली बार जम्मू कश्मीर में दिखी। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे जलाए लोगों ने, और लोगों ने कहा कि सजा दो, हम लोग साथ में खड़े हैं। यहाँ हमने देखा भोपाल में और लखनऊ में मुसलमानों ने कहा कि हमको छोड़ दो, हमको सीमा पर पहुंचाओ, हम लोग बदला लेंगे पाकिस्तान से। तो ये जब होना है देश में एक तरफ, तो डिवीजन की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये अफसोस की बात है कि आज हम लोग 22 तारीख की घटना है, ये 22 अप्रैल को ये घटना हुई है, और आज हम लोग 26 अप्रैल को 5वां दिन है आज, और अभी तक वो 5 आतंकवादी नहीं मिले हैं जिन्होंने इस बर्बर नरसंहार को अंजाम दिया। ये जनसंहार किया, वो लोग नहीं मिले, उनकी तलाश होनी चाहिए। भारत ने निश्चित रूप से एक बड़ी पहल की है, सिंधु जल समझौता रद्द करना, उसको स्थगित करना, ये बड़ा कदम है। अभी तत्काल इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम लोगों ने चिनाब और झेलम और रावी और सिंधु के जो अपर स्ट्रीम की नदियां हैं, जिसमें सिंधु नदी भी है, उनका पानी अगर रोकने का बंदोबस्त कर लेते हैं हम लोग, अगर डैम बना लेते हैं और वहां जल संरक्षण का उपाय कर लेते हैं, पाकिस्तान पानी के लिए, एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पानी का बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। पनबिजली की समस्या, हम लोगों के यहाँ पनबिजली के नए प्रोजेक्ट लग जाएंगे। ये भारत सरकार का बड़ा कदम है जो उसने किया है, लेकिन असली काम है तो 5 आतंकवादियों को खोज करके उनको सजा देना, और उसके बाद जो उनके परपेट्रेटर हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या सनाउल्लाह जिसकी बात हो रही है वो हो, या जो भी कर रहा है लश्कर तैयबा का और द रेसिस्टेंस फ्रंट का जो भी लीडर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या करना है ये भारत के स्ट्रेटेजिक लोग बताएं। हम लोग को POK कब्जा करना है तो करना चाहिए। POK अब हम लोग आज देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल ने सजा दिया, नेतन्याहू ने सजा दिया है हमास के आतंकवादियों को। अगर हिम्मत है हम लोग भी उस तरह की सजा दें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविर है उनको नष्ट किया जाए, लेकिन उनका राजनीतिक लाभ लेना, उसके आधार पर समाज का विभाजन करना, उसके आधार पर मॉब लिंचिंग करना, ये तो बहुत ही खराब काम है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए बिहार पर बात करते हैं। बिहार, इसका असर अब बिहार के चुनाव पर क्या दिखाई पड़ेगा? और जो हम कह रहे थे सी वोटर सर्वे में जो दिखाई पड़ रहा था, उतार चढ़ाव जो दिख रहा था, अब तो NDA, और देखिए आज नीतीश कुमार JDU के कार्यालय गए थे, उन्होंने यह बात फिर से दोहरा दी, जीतेंगे
और भारी मतों से जीतेंगे, इतना वोट आएगा कि पूछिए मत। तो नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है और अब भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि देखो भाई, अब तो धर्म की बात है। हमारे साथ कौन है और उनके साथ कौन है, वे किसकी पैरोकारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी अपनी रणनीति में कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, और यदि बदलाव नहीं लाए, क्योंकि यदि एक तरफ मुसलमान यदि पूरे तरीके से एक हो गए तो इसका भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये हमेशा मतलब इस बात की हमेशा आशंका रहती है कि जब एक तरफ बहुत ही धर्म के आधार पर पोलराइजेशन दिखाई देगा तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होता है। ये एक सामान्य तरीका है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि मुसलमान स्ट्रेटेजिकली थोड़ा देर से वोट डालने निकलता है, 3 बजे के बाद निकलता है, ताकि शुरू से ये माहौल नहीं बने कि पोलराइज होकर के एक मुश्त होकर के वोट डाल रहे हैं। ये सब उपाय है, लेकिन अब ये छोटे छोटे उपाय काम नहीं आने वाले, क्योंकि पहलगाम की घटना इतनी बड़ी है और ऐसा मतलब लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोरने वाली घटना है, लोगों की साइकी को इस कदर से प्रभावित करने वाली घटना है कि उस घटना का न चाहते हुए भी राजनीतिक असर होगा। अगर कोई नहीं चाहे, लेकिन क्यों नहीं चाहेंगे लोग? तो पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद पुलवामा के शहीदों के नाम पर तो वोट मांगे ही गए थे ना। उस समय उनकी तस्वीरें लगातार सभाएं हुई थी और कहा गया था कि इतनी जोर से बटन दबाइए कि आतंकवादियों को मैसेज मिले। लोगों ने बटन दबाया भी उतनी जोर से, लोगों ने 303 सीटें दे दी, तब भी आतंकवादियों को क्या मैसेज गया? कोई मैसेज नहीं गया। आतंकवादी तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो सरकार से भी जवाब पूछा जाना चाहिए इस मामले में। जब ये लोग इस नाम पर अगर कोई वोट मांगने आता है तो लोगों को इसमें पूछना चाहिए कि भाई ऐसे हुआ कैसे आपके रहते? आपने पुलवामा कांड हुआ, आपने कहा कि आप जांच कराएंगे, सबको सजा देंगे, आपने एयर स्ट्राइक की बात कही, सारी चीजें हुई, हमने वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटना हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं? ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की सवाल उठ रहा है, जो सिक्योरिटी लैप्सेस के सवाल उठ रहे हैं कि इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट और वहां एक भी पुलिसकर्मी नहीं था, और हमको लगता है ज्ञानेश्वर जी की 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, क्योंकि जितनी देर गोलियां चली हैं, 20 मिनट तक वो लोग गोलियां चलाते रहे हैं, लोगों से धर्म पूछ करके, और ये कहा गया कि कम से कम 20 लोगों को क्या की पैंटें खुलवाई गई। तो जब इस तरह की घटना हो रही थी, 20 मिनट तक होती रही, तो अगर 2 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई होता तो पैदल दौड़ के आ सकता था वहां, लेकिन एक भी जवाबी गोली नहीं चली है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। तो ऐसा कैसे हुआ कि इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर हजारों लोग जमा थे, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, एक भी इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था? ये सवाल पूछना चाहिए बिहार में। जब ये सवाल होगा, जब इस नाम पर वोट मांगने लोग आएंगे, जब इसकी याद दिलाई जाएगी, तो ये बात पूछना चाहिए कि भाई आप कह रहे थे इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, सिक्योरिटी लैप्सेस कैसे हुई, क्या कार्रवाई आपने की? ये सवाल भी पूछना चाहिए। पोलराइजेशन रोकने का एक तरीका ये भी हो सकता है। अब आइए, जो आपने कहा कि जब राजनीति इस तरह से होगी, तेजस्वी यादव को क्या ध्यान रखना होगा? सबसे पहला ध्यान तो उनको यही रखना है कि अभी तत्काल पहले ये माना जा रहा था कि जल्दी टिकट अनाउंस करिए, जल्दी से सारी सीटों के बंटवारे करिए। अब इसमें थोड़ा स्लो हो जाना होगा। स्लो इसलिए होना होगा कि अब आपको देखना होगा कि अगले 6 महीने में क्या क्या कार्रवाई होती है, या अगले 10 दिन में ही, 5 दिन में ही क्या कार्रवाई होती है। सरकार अभी कार्रवाई नहीं कर रही, और अभी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पाकिस्तान भी अलर्ट है। उसने पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के पास 45,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। उसने कराची से और कई जगह से अपने लड़ाकू विमान मंगा लिए हैं यहाँ पीओके के पास। तो अभी नहीं करना है, अभी तो कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगा, अभी तो वो अलर्ट है। वो जब भी होगा तो उसका असर देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई हुई है और उस पर बिहार में क्या रिएक्शन होता है लोगों का। इसका असेसमेंट करना होगा। उसके बाद अपने राजनीतिक लाइन तय करनी होगी। ये बात तो अब निश्चित हो गई है ज्ञानेश्वर जी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और कम होगा, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो लगातार कम होता जा रहा है। बीजेपी ने तो टिकट नहीं देती है, आरजेडी ने भी टिकट कम कर दिया। पिछले चुनाव में ही हम लोगों ने देखा कि कितनी सीटों पर उसने टिकट नहीं दिया, जो उससे पहले 19 में दिया था, इस बार 24 में नहीं दिया। तो विधानसभा में भी ये चीज देखने को मिलेगी। और ऐसी सीटों पर जहां 20 से 25% तक भी मुसलमान है, वहां अब शायद टिकट नहीं मिले। जहां 45-50% वोट है सीमांचल के इलाकों में, जो हम लोग सीटें देखते हैं, जो बहादुरगंज या अमौर या उस तरह की जो सीटें वहां आसपास की और सीटें हैं, जो पूर्णिया और अररिया और किशनगंज की, उन सब तमाम सीटें जी बिल्कुल। तो फिर बाकी सीटों पर जहां 20% है, मान लीजिए 25% है, वहां तो बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन की आशंका है। वहां अगर आरजेडी इंडिया ब्लॉक का एक मुस्लिम कैंडिडेट होता है और सिर्फ वहीं एक मुस्लिम कैंडिडेट होता है, तब तो फिर एनडीए के उम्मीदवार को बहुत लाभ मिलेगा इस बात का। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और अब प्रशांत किशोर भी ये जोखिम नहीं ले सकते हैं, जो वो उनकी स्ट्रेटजी थी कि अगर तेजस्वी यादव ऐसी सीटों पर यादव उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां मुस्लिम है 20-25% और उसके वोट से अपना उम्मीदवार जिताते हैं, वहां हम मुसलमान देंगे,
तो अब वहां मुसलमान बिल्कुल। देकर के वो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि क्योंकि वहां लालू यादव तब मुसलमान नहीं देंगे। ये बात तो उनकी तय है, जी, जो प्रशांत किशोर कई कई आंकड़ों से समझा चुके हैं हम लोगों को कि जहां भी 20% तक मुसलमान है, वहां लालू यादव अपना यादव कैंडिडेट दे देते हैं, मुसलमान उनको वोट दे देता है। तो यही जी, स्ट्रेटजी इस बार भी रहेगी। इस स्ट्रेटजी को रखने का इस बार तो बड़ा आधार मिल गया आरजेडी को। अब तो वो कहेंगे कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट वहां देते हैं तो उसका वोट तो हमको मिलेगा, लेकिन बाकी सारा वोट जी, हमारे खिलाफ चला जाएगा। यहाँ तक कि यादव का वोट भी उस मुस्लिम को नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी। ये एक बड़ा खतरा दिख रहा है इंडिया ब्लॉक के रास्ते में। अचानक आया खतरा है, इस खतरे को किसी ने जी, एंटिसिपेट बिल्कुल, नहीं किया बिल्कुल, था। ये बिल्कुल, अचानक आया बिल्कुल। खतरा है, और यही कारण है हुँ, कि इस पूरे घटनाक्रम को डाई डाउन नहीं होने देगी बीजेपी। ये नहीं होने देगी जी, कि लोगों की स्मृति से निकल जाए, ये बात हाशिए में चली जाए, लोग भूल जाएं, ये नहीं होगा। इसके लिए कुछ दूसरे उपाय खोजे जाएंगे ताकि लोगों की स्मृति में इन चीजों को ताजा रखा जाए। अभी से हम देख रहे हैं कि मारे गए सभी 26 लोगों की, या उसके बाद भी जो लोग मरे 27 या 28 लोग, सबकी तस्वीरें एक साथ लगा दी गई हैं। कौन कहाँ का है वो लिखा जा रहा है, उसका नाम लिख करके उसके पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं। नहीं, ना आपको याद है ना जीत जी, 2013 में जब नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई पटना में, वहां बम ब्लास्ट हुए, कई लोग मारे गए, तो नरेंद्र मोदी सभी के गांव पहुंचे थे। तो बिल्कुल, बीजेपी तो स्ट्रेटजी ऐसा तय करती है। अब पता नहीं ये जो 28 लोग मारे गए हैं, उनके यहाँ कौन कौन पहुंचेगा, उनके अस्थि पूरे देश में घुमाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। बीजेपी तो इन मामलों में रणनीति तो वो जानती है ना कि कैसे। और अभी तो पाकिस्तान को जवाब भी देना है। अभी दोहरा है कि भाई उन परिवारों के साथ संवेदना, और पाकिस्तान को जवाब, क्योंकि पाकिस्तान को जो जवाब देंगे वही माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी की छाती कितनी चौड़ी है या कितनी सुकुड़ गई है। और जब भी जवाब दिया जाएगा ज्ञानेश्वर जी, उसका जिक्र बिहार में होगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल। बिहार में चुनावी सभाएं चल रही होंगी, उसमें बताया जाएगा कि ये कार्रवाई हुई, और साथ में ये कहा जाएगा जी, कि प्रधानमंत्री ने इसी मधुबनी के ग्राउंड से इस बात का ऐलान किया था, और देखिए उन्होंने अपना वादा पूरा किया, अब आप हम्म, अपना वादा पूरा करिए। और ये जो आपने हम्म, कहा अस्थि कलश घुमाने का और उनके घर जाने का, ये सब अभी शुरू हो गया है। सबने देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री पहुंचे थे मधुबनी, उसी दिन लगभग सभी लोगों के अंतिम संस्कार हुए। एक आध को छोड़ दें तो सबके बिल्कुल, अंतिम संस्कार बिल्कुल। उसी दिन हुए। और उन अंतिम संस्कारों में जहां भाजपा शासित राज्य थे वहां के मुख्यमंत्री गए, सारे मुख्यमंत्री, पूर्व बिल्कुल। मुख्यमंत्री गए। और जहां भाजपा शासित राज्य नहीं था वहां राज्यपाल गए। जैसे कर्नाटक में जी, कांग्रेस की सरकार है, तो मंजूनाथ राव और भारत भूषण, दो लोग कर्नाटक के थे जिनकी हत्या हुई पहलगाम में, तो उनका अंतिम संस्कार कराने वहां के राज्यपाल थावर चंद गहलोत गए। तो भारतीय जी, जनता पार्टी के, और जहां जैसे सी आर पाटिल गए, गुजरात केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के मुख्यमंत्री, हर आदमी गया, हर जगह हर नेता गया उस बात को। और उसका क्रेडिट लेने की लड़ाई अभी चली रही है। कोई एक नाथ शिंदे ने जहाज भेजा, तो देवेंद्र फडणवीस ने जहाज भेजा, तो सबने अपना अपना किया, सब अपने अपने वीडियोज वायरल करा रहे हैं। तो ये चीजें आगे होंगी। तो ये इस जी, बात बिल्कुल। को मरने नहीं दिया जाएगा, इस बात को लोगों की स्मृति से निकलने नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी हम्म, चुनौती होगी इंडिया ब्लॉक के लिए कि इसके कंट्रास्ट में आप क्या करेंगे। पहले दिन का स्टैंड ठीक है सर जी, पहले दिन इंडिया जी, ब्लॉक ने स्टैंड लिया, सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी पार्टियों के तमाम लोग गए। सबने कहा कि हम सरकार के साथ है, सरकार कार्रवाई करे, सरकार एक्शन ले, हम सरकार के साथ है। राहुल गांधी कश्मीर गए, वहां से भी उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ है। लेकिन इसके बाद जी, क्या कितनी देर तक आप सरकार के साथ खड़े रहिएगा? जब चुनाव लड़ने जाइएगा तो बिल्कुल। कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो वहां जी, जब सरकार का विरोध करिएगा तो आपके पास क्या एजेंडा है? तो वहां हम्म, यही एजेंडा है जो हमने कहा कि आप पूछिएगा सिक्योरिटी लैप्सेज के बारे में, आप इंटेलिजेंस लैप्सेज के बारे में पूछिएगा। आप लगातार जो इस तरह की घटनाएं हुई, पुलवामा की जांच अभी किस नतीजे तक पहुंची है, उसके बारे में भी पूछिएगा। और ये शांति काल में ज्ञानेश्वर जी, इस घटना के पहले, इन 28 लोगों के मारे जाने के पहले पिछले 10 महीने में 62 लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 33 बिल्कुल, जवान बिल्कुल। हैं। 33 जवान हैं अलग अलग जी, सुरक्षा बलों के, जी, राष्ट्रीय राइफल्स के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, सेना के हों, बीएसएफ सीआरपीएफ के हों। 33 जवान मारे गए 10 महीने में। तो ये सवाल पूछिएगा कि भाई जब आपने जी, 370 हटाने के बाद जब सामान्य स्थिति बहाल कर दी, शांति बहाल हो गई, सब चीजें ठीक हो गई, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये सवाल है सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली। और सरकार अगर नहीं इस मामले में भी चूक जाती है, बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिसका जिक्र किया गया था, मतलब कल्पना से परे सजा देने की जो बात कही गई थी, अगर वैसा काम नहीं होता है, कोई पाकिस्तान को कड़ा जवाब नहीं दिया जाता है, तो फिर अपोजिशन के पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि आप पूछिए कि हम तो आपके साथ खड़े थे लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सवाल इस समय बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है अपोजिशन को। उनके लिए तो फ्री फॉर ऑल हो गया, एनडीए के लिए तो फ्री जी, फॉर ऑल हो गया। वो तो मतलब सारी चीजें उनके लिए फ्री हो गई, वो कुछ भी कहेंगे।
वो धर्म की बात जी। करेंगे तभी लोग मानेंगे कि जेन्युइन बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, देशभक्ति की बात करेंगे, पाकिस्तान को गालियां आलोचना देंगे, कई जगह मुसलमानों का भी विरोध होगा, तो लोग कहेंगे कि बात तो ठीक है कि पहलगाम में ऐसा हुआ है, मुसलमानों ने ऐसा किया है। उसके मुकाबले इंडिया ब्लॉक का क्या एजेंडा होगा? क्या इंडिया ब्लॉक इस राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म इसके मुद्दे के ऊपर नीतीश कुमार की सेहत, उनके 20 साल के कामकाज, उनकी सरकार की विफलताओं, अपने आगे के एजेंडे या अपने सामाजिक समीकरण को उसके ऊपर रख पाएगी या नहीं? असली सवाल ये है कि सब अभी तो एजेंडा बहुत अच्छा बना रहे थे प्रशांत किशोर, उन्होंने बना दिया था और उसी एजेंडे को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे कि भाई विकास के नाम पर सवाल पूछेंगे, 20 साल में बिहार कैसे सबसे पीछे रह गया, सारे से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें सबसे नीचे बिहार कैसे है, पर कैपिटा इनकम में बिहार कैसे सबसे पीछे है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा कैसे है, पलायन सबसे ज्यादा कैसे है। लेकिन ये सवाल अभी पूछेंगे वो लोग, लेकिन क्या ये सवाल उसके ऊपर हावी हो पाएंगे जो राष्ट्रवाद का उफान आएगा या देशभक्ति का की भावना जगेगी या सांप्रदायिक विभाजन होगा, उसके ऊपर क्या ये चीज ये बढ़ेगी उस तरह से? ये बड़ा सवाल हो। तो सवाल तो उठेंगे और फिर से वही बात, आतंक के खिलाफ पूरा देश एक है, पाकिस्तान को जवाब देना होगा और कश्मीर पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लड़ेंगे आतंकियों के खिलाफ, भारत एक रहेगा और बिहार के चुनाव में पहलगाम इफेक्ट दिखेगा। पहलगाम में जो हुआ है वह कितना घिनौना है, कितना अमानवीय है और पाकिस्तान की इतनी हिमाकत कैसे हुई, हम कहाँ चूक गए, यह भी देखा जाना चाहिए। तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।